ऑफिशियल स्टोरीज के देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। हमारे फ्लैट के सामने वाले घर में वो रहा करता था। नाम अली था। गांव से पढ़ने के लिए शहर आया था। ये फ्लैट उसके चचा का था जो बैरूने मुल्क रहाइश पजीर थे और फ्लैट मुद्दत से खाली पड़ा था। वो देहाती लेकिन खूबसूरत लड़का था। अच्छी फैमिली का चश्मो चिराग था। मैट्रिक पास करने के बाद कॉलेज में दाखिला लिया तो इत्तेफाक से वो मेरा हमजमात हो गया। पड़ोसी होने के नाते बातचीत रहने लगी। एक दूसरे को नोटिस और किताबें वगैरह देने में आसानी हो गई। कभी बारिश हो जाती तो एक ही सवारी पर आ जाते। वो मुझे घर से थोड़ी दूर उतार देता था। ये बातचीत जज्बाती लगाव में बदल गई। 2 दिन उसकी सूरत नज़र न आती तो बेचैन हो जाती। हम अक्सर एक ही बस में कॉलेज जाते थे। कभी कभी अली गांव चला जाता तो मैं उदास हो जाती। कॉलेज में भी दिल ना लगता। उसके जल्द लौट आने की दुआ करती। रफ्ता रफ्ता अली से इतनी मोहब्बत हो गई कि सोचती थी जब तालीम मुकम्मल करके वो हमेशा के लिए हमारे इस शहर से चला जाएगा तब क्या होगा। उसके बगैर ज़िंदगी कैसे बता पाऊंगी। एफएससी का नतीजा निकला। हम दोनों अच्छे नंबरों से पास हो गए थे। मेडिकल में दाखिला ना मिला। मैंने बीएससी की ठान ली तो उसने भी कॉलेज तब्दील ना किया और मेरे साथ बीएससी में दाखिला ले लिया। हालांकि उसे इंजीनियरिंग में दाखिला लेना था लेकिन मेरे लिए उसने कुर्बानी दी। बीएससी मुकम्मल हो गई। अब उसे हमेशा के लिए गांव जाना था। जबकि 2 साल से हम शादी के ख्वाब देख रहे थे। जाते वक्त अली ने वादा किया कि वो अपने वालिदैन को हमारे घर रिश्ते के लिए भेजेगा। वो चला गया। उसके इंतज़ार में पल पल गिनने लगी। अली ने वादा पूरा किया। 2 माह बाद अपने वालिदैन को लेकर आ गए। उन्होंने मुझे पसंद किया। मेरे वालिदैन ने कहा कि हम गांव में आपका रहन सहन और घर देखकर हाँ करेंगे। शहर और गांव की तर्ज ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। उनका ख्याल था कि मैं गांव की तर्ज ज़िंदगी की सख्तियों को बर्दाश्त ना कर पाऊंगी। एक रोज़ वालिदैन अली के गांव गए। वापस आए तो खुश और मुतमिन थे। बताया कि वो लोग वहाँ खूब ठाठ बाट से रहते हैं। गांव में शानदार घर है जो जदीद सहूलियात से आरास्ता है। घर में एसी गाड़ी गर्ज सभी कुछ मौजूद था। किसी शय की कमी नहीं है। नौकर चाकर खिदमतगार भी हैं। हमारी बेटी ऐश करेगी। रिश्ता हो गया। मैं इतनी खुश थी कि खुशी से ज़मीन पर पाँव नहीं पड़ते थे। फिर मेरी शादी अली से हो गई। सामने वाला फ्लैट जो उनका था उसे भी मेरे ससुर ने आरास्ताओं पे रास्ता कर दिया ताकि जब मेके आऊँ हम इसी फ्लैट में क़याम पजीर हों। अंदरूनी सरहद ससुर साहब की ज़मीनें थी। इज़्ज़तदार लोग थे। बहू बेटियों की भी इज़्ज़त करते थे। मुझे ससुराल में बहुत ज़्यादा अहमियत और एहतराम मिला क्योंकि पढ़ी लिखी थी और उनके इकलौते फर्जंद की पसंद थी। सास पीछे जाती थी। ससुर भी बेटी बेटी कहते न थकते थे। अली की एक बेवा फूफी थी जो बेवगी के बाद अपने बेटे के हमरा भाई के घर क़याम पजीर थी। उनका बेटा अरबाज अली से 4 बरस बड़ा होगा। वो भी शहर कॉलेज में पढ़ने की खातिर गया हुआ था। मेरी शादी के बाद जब वो ईद पर आया तो पहली बार उसे देखा। काफ़ी खूबरू था लेकिन मुझे उसके देखने का अंदाज़ बिल्कुल न भाया। वो कुछ इस तरह बेतक्केपन से मुझे तकता था कि उलझन होने लगती थी। कॉलेज में अरबाज का आखिरी साल था। उसके बाद वो तालीम मुकम्मल करके गांव लौट आया। उसके वालिद मरहूम की भी ज़मीनें थी जिसकी आमदनी अली की फुफ्फी और अरबाज को बाकायदगी से मिलती थी। उनको पैसों की कमी न थी। लिहाजा उस लड़के ने कोई कैरियर न अपनाया और एमबीए के बाद गांव में बेकार घूमने लगा। एक रोज़ अली शहर गए हुए थे और सास नंद के हमरा एक शादी में दूसरे गांव गई थी। अरबाज आ गया। आते ही बोला, भाभी क्या पका है? भूख लगी है। मैंने कहा कि आलू गोश्त और पुलाव बना है। जवाब दिया, ये मेरी पसंद का खाना है, जल्दी से ले आइए। मुलाजमा से बर्तन लगाने को कहकर मैं किचन में गई।
सालन गर्म था, डोंगे में डाल रही थी कि एहसास हुआ कोई मेरे पीछे खड़ा है। मुड़कर देखा, चीख निकलते निकलते रह गई। अरबाज मेरे इस कदर करीब मौजूद था कि अगर 1 इंच भी पीछे होती तो उससे टकरा जाती। गांव की रवायात में इस तरह की बातों को बहुत बुरा समझा जाता है, जबकि भाभी घर में अकेली हो। मुलाजमा ज़रूर मौजूद थी, लेकिन सास ससुर और शोहर शहर में थे। ऐसे हालात में अरबाज को घर के अंदर भी नहीं आना चाहिए था। वो 1 इंच के फासले पर मेरे उकब में खड़ा था। टेबल पर खाना लगा रहे हैं, आप बैठे वहाँ। मैंने खाने के मेज़ की जानिब इशारा किया। ये मेज़ कुर्सियाँ बरामदे में किचन से बाहर लगाई गई थी। वो जाने की बजाय वहाँ पर ही जम गया। मैंने मुलाजमा को आवाज़ दी कि जल्दी से खाना लगाओ। सालन क्या तुमने बनाया है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वो किचन से जाने के बजाय और ज़्यादा करीब हो गया कि उसकी सांस मुझे अपने चेहरे पे महसूस हो रही थी। मेरा दम उलझने लगा और मैं दूर होने लगी। वो आपसे तुम पर आया था। घबराकर दोबारा मुलाजमा को पुकारा। जमीला जमीला कहाँ हो? उसने जवाब दिया। गालबन वो फ्रिज से ठंडा पानी निकाल रही थी और अपने ध्यान में थी। फ्रिज किचन से कुछ फासले पर थी। अरबाज ने मेरे हाथ से डोंगा थाम लिया और सालन उंगलियों से मुंह में डालने लगा। वाह क्या जायका है, मज़ा आ गया। किसी नदीजे बच्चे की तरह वो सालन को बगैर नवाले के निगलने लगा। मेरा ये हाल के काटो तो लहू नहीं बदन में। मैं किचन छोड़कर जाने लगी तो उसने रास्ता रोक लिया। मेरा जी चाहा कि उसके मुंह पर थप्पड़ सीध कर दूं। आपका दिमाग ठीक है? मैंने गुस्से में उसे धक्का देकर बरी किया और तेजी से अपने कमरे की तरफ दौड़ी। कमरे में जाकर दरवाजे को अंदर से कुंडी चढ़ा ली। सांस बेतरतीब हो चुकी थी। खुदा का शुक्र अदा किया कि जुर्रत से काम लेकर कमरे तक पहुंच गई थी, वरना ज़रूर उसका इरादा गलत था। वो खाना खाकर बाहर चला गया और वापस न आया। जब तक मैं खौफ से कमरे में महसूर रही, यहाँ तक कि अली शाम 6-7 बजे के करीब लौटकर आ गए। जब उनकी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी तो मेरी जान में जान आई। हिम्मत करके दरवाज़ा खोल दिया। सोचा कि शोहर से कहूँ, लेकिन ये सोचकर चुप हो रही कि क्या कहूँ, किस बात की शिकायत करूँ। सब्र का करवा घूंट भी पी लिया। चाहती ना थी कि घर में बदमज़गी हो, लिहाजा किसी से जिक्र न किया। यूं इस वाक़े को 4 माह गुजर गए। एक रोज़ अचानक सास के पहलू में दर्द हुआ। दर्द इस कदर शदीद था कि फ़ौरन ही गाड़ी में डालकर शहर के अस्पताल में ले गए। अरबाज और उसकी माँ भी हमरा गए थे। डॉक्टरों ने उनको दाखिल कर लिया। गुर्दे में तकलीफ़ थी। ऑपरेशन तजवीज़ हुआ था। अली घर लौटे। रात अरबाज ने अस्पताल में माँ और मम्मानी के हमरा क़याम किया। सुबह सवेरे मेरे शोहर ने माँ के 2 जोड़े और कुछ ज़रूरी सामान अस्पताल ले जाने को बैग में रखा और मुझसे कहा कि घबराना नहीं, जाते ही अब्बा जान को घर भेज दूंगा। मैं और अरबाज अस्पताल में रुकेंगे। अम्मी जान का ऑपरेशन होगा। अरबाज भी वहाँ हमारे साथ होगा। मैं पुरसकून हो गई। लेकिन रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। मुलाजमा सो रही थी। सोचा कि अली आए होंगे। दरवाज़ा खोला, ये देखकर हैरान थी कि अचानक ही अरबाज लौटकर आ गया था। उसका क्या काम, ये क्यों इस वक्त आ गया है? सोच में थी कि उसने मुझे मुखातिब किए बगैर अपने कमरे का रुख किया। खाने के बारे में भी ना पूछा। मैं जाकर अपने कमरे में लेट गई। मैंने भी कोई सवाल न किया। मैं मुखातिब होना ही नहीं चाहती थी। आधी रात को खटका महसूस हुआ, जैसे कोई खिड़की के पट से अंदर आ गया हो। गोया खिड़की का एक पट पहले से कब्जे की जगह पर ढीला कर दिया गया था। ज़रा सा हिलाने से कब्जा उखड़ गया और पट खुल गया। ये मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई। मुलाजमा अपने कमरे में थी और नौकर चाकर बाहर सो रहे थे। गांव के घरों में खुले सहन, बड़े बड़े कमरे और बरामदे होते हैं। एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आवाज़ नहीं जाती। ये सोचकर वहशत ज़दा हो गई कि अब क्या करूं, किसे पुकारूं। कमरे के पीछे गैलरी थी। मैंने पिछला दरवाज़ा खोला और गैलरी में चली गई, जहां एक बड़ी सी मेज़ पड़ी हुई थी। उस मेज़ पर कुर्सी रख कर
میں وہاں سے حویلی کے پچھلے حصے میں کود گئی۔ دیوار اونچی تھی، گرنے سے کافی چوٹ لگی، پاؤں میں موچ آ گئی تھی، میں اٹھ کر کھڑی نہ ہو پا رہی تھی۔ میرے کراہ پر نوکروں کی آنکھ کھل گئی۔ 4 ملازم اس طرف 4 پائیاں ڈالے سو رہے تھے۔ یہ گھر کا پچھلا حصہ تھا، لہٰذا حفاظتی نقطہ نظر سے ملازم اسی طرف 4 پائیاں لگا کر سویا کرتے تھے۔ وہ دوڑ کر میری طرف آگے، ایک نے سہارا دیا اور مجھے گھر لے آئے۔ تاہم حیران اور پریشان تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں گیلری سے کیسے اور کیوں کر کودی ہوں۔ ارباز نے جب جانا کہ میں گیلری سے نوکروں والے حصے میں کود گئی ہوں تو وہ دبے قدموں واپس اپنے کمرے میں چلا گیا اور صبح سویرے گھر سے غائب ہو گیا۔ اسے کسی نے آتے دیکھا اور نہ جاتے۔ صبح وہ ہسپتال میں موجود تھا۔ علی اسے خواتین کے پاس چھوڑ کر گھر پہنچے تو مجھے اس حال میں پایا۔ حیران ہو کر پوچھا، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے بتایا کہ رات کسی نے کھڑکی کا پٹ ہلایا تھا جس کی وجہ سے ڈر گئی تھی، سمجھی کہ کوئی چور یا ڈاکو ہے۔ خوف سے گیلری میں پناہ لی اور پھر وہاں سے جان بچانے کے لیے گیلری سے باہر کود گئی۔ علی کہنے لگے، اتنی اونچی دیوار سے کودنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ کوئی چور ہماری حویلی میں آنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ضرور تمہیں گمان ہوا ہوگا، کیا کسی کو کھڑکی سے اندر آتے دیکھا تھا؟ نہیں، میں نے جواب دیا، بس کھٹکا سنا تھا۔ بے وقوف کھٹکے پر جان پر کھیل گئی۔ اگر کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جاتی تو یہ شکر ہے کہ وہاں دیوار کے پاس بھوسے کا ڈھیر تھا، ورنہ ضرور ٹانگ ٹوٹ گئی ہوتی۔ آئندہ ایسا مت کرنا۔ دروازے پر کنڈی لگی رہے گی اور پچھلی جانب نوکر رہتے ہیں۔ بے خوف ہو کر سویا کرو۔ کیا بتاتی کہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ لب سی لیے۔ خود پر آنچ آنے کا ڈر تھا۔ عافیت اسی میں تھی کہ چپ رہوں۔ بہرحال چند دن بعد میں نے شہر منتقل ہونے کی رٹ لگا دی۔ ناخوش رہنے لگی تھی۔ تب علی نے میری خوشی کی خاطر شہر میں ہی سکونت اختیار کر لی۔ شروع میں ہم اسی فلیٹ پہ رہے جس میں وہ طالب علمی کے دور میں رہا کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے چھوٹا سا بنگلہ بنوا لیا۔ اب ہم کبھی کبھار گاؤں جاتے، چند دن رہتے اور لوٹ آتے۔ ارباز کو بھی سبق مل گیا کہ بری نیت کا انجام غلط ہوتا ہے۔ میں نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا۔ دوبارہ اس نے میرا تعاقب کرنے کی ہمت نہیں کی۔ اس کی شادی ہو گئی تو علیحدہ گھر میں منتقل ہو گیا۔ اب وہ سامنے آتا تو مخاطب نہ ہوتی، سلام بھی نہ کرتی، بس نہ چلتا تھا کہ اس کھوٹے انسان سے پردہ کر لوں۔ شہر میں رہتے ہوئے 4 بچوں کی ماں بنی۔ بچوں کو شہر کے سکولوں اور کالجوں میں پڑھایا۔ وہ پڑھ لکھ کر اپنی اپنی منزلوں تک پہنچے اور پھر شادی کر کے اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو گئے۔ سب مجھے الزام دیتے تھے کہ شہری لڑکی تھی، شوہر کو بھی لے گئی، گاؤں میں نہ رہ سکی۔ دونوں بیٹے بعد میں بیرون ملک چلے گئے۔ بیٹی بھی بیاہ دی، وہ دبئی میں اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ رہتی ہے۔ میں علی کے ساتھ گاؤں آ گئی ہوں اور چھوٹا بیٹا میرے ساتھ ہوتا ہے۔ ساس سسر وفات پا چکے ہیں۔ زمینوں کو اب میرے سرتاج ہی سنبھالتے ہیں۔ گاؤں کے گھر کو سربراہ کی ضرورت تھی۔ یہاں سکون سے زندگی بسر ہو رہی ہے، لیکن جب بھی علی کی پھپھی یا ان کے بیٹے بہو سامنے آتے ہیں، بادل نخواستہ ان کی خاطر مدارت کرتی ہوں۔ ارباز کا سامنا کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ رشتہ داری کے باعث اس رشتے کو نبھا رہی ہوں۔ خدا ہر عورت کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہے، بس شرط یہ ہے کہ اللہ پر ہمارا پختہ یقین ہو۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ اس چینل پر ایسی ہی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔